बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 19 की पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ ऑर्बिट के ना कुछ ट्यूमर्स की बात करेंगे। सबसे पहला एक सूडो ट्यूमर आता है जिसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अब आइडियोपैथिक का क्या मतलब है, इसकी हमें कॉज नहीं पता होता। उसके अलावा ये ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहा होता है और उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे होते हैं जो कि एक सूडो ट्यूमर की फॉर्मेशन करवाता है। असल में वो ट्यूमर नहीं होता। अब एक नॉन स्पेसिफिक सी एक कंडीशन होती है और इसमें कोई भी इन्फेक्शन भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ना साइंस आ रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी एक स्पेस ऑक्यूपाइंग इन्फिल्ट्रेशन होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस आ रहे होते हैं। अडल्ट में ये यूनिलैटरल होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर बायलैटरल होता है। पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आता है? पेशेंट कहता है कि उसे अचानक से आई के अंदर दर्द होने लग गई है। उसके अलावा आइज़ के अराउंड ना रेडनेस प्रेजेंट है। उसके अलावा जो उसकी आईलिड्स हैं वो भी उसके अंदर भी स्वेलिंग हुई हुई है। और इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर फीवर भी आ रहा होता है। और कंजक्टाइवा के बात करें तो कीमोसिस यानी कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, एडिमा आ रहा होता है। उसके अलावा लिड का भी एडिमा हो जाता है। उसके अलावा प्रोप्टोसिस यानी फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आईबॉल की। उसके अलावा आईबॉल की जो मोटिलिटी है वो भी इफेक्टेड होती है। उसके अलावा ना ऑप्टिक नर्व का भी डिसफंक्शन देखा जाता है। अब ऑप्टिक नर्व का डिसफंक्शन भी बेसिकली इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है। और ऑप्टिक डिस्क की भी इन्फ्लेमेशन या ऑप्टिक डिस्क की भी स्वेलिंग हमें नज़र आ रही होती है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम सबसे पहले बेसलाइन करवाते हैं, CBC ESR। उसके अलावा बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी में हम फंडस वगैरह का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा CT स्कैन MRI से चेक कर रहे होते हैं कि कौन से एडजेसेंट स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट बायोप्सी से हम इसके कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को। ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि तो इन्फ्लेमेशन हुई है तो जाहिर सी बात है सिस्टेमिकली हम स्टेरॉइड्स देते हैं। उसके अलावा रेडियोथेरेपी, अगर स्टेरॉइड रेजिस्टेंस केसेस है तो हम इसमें रेडियोथेरेपी कर लेते हैं और साइटोटॉक्सिक ड्रग भी दे रहे होते हैं। तो ये छोटी सी बात होगी इसकी। नेक्स्ट आते हैं डर्मोइड। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। ये बेसिकली ना एक बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा होता है जो कि एक कोरिस्टोमा की टाइप होती है। अब कोरिस्टोमा बेसिकली ऐसा बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि होता तो नॉर्मल टिश्यू है लेकिन किसी एबनॉर्मल जगह पर पड़ा होता है। तो इसमें बेसिकली डर्मोइड सिस्ट ऐसा कोरिस्टोमा होता है जिसमें जो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस होती है ना, यही जो स्किन होती है एपिडर्मिस, वो डिस्प्लेस होकर आ जाती है सब क्यूटेनियस लोकेशन पर, यानी जो स्किन से नीचे वो आ जाती है। यानी जो स्किन है वो नॉर्मली एपिडर्मिस से बनती है ना, तो वो डिस्प्लेस होकर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आ जाए। तो ये मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल ट्यूमर होता है चाइल्डहुड में। अब इसकी ना स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब ये चूंकि एक सिस्ट है तो सिस्ट की जाहिर सी बात है ऐसे करके प्रेजेंट होगी जिसमें एक वॉल होगी, बाहर वाली साइड पर वॉल होगी, अंदर ल्यूमेन पड़ा होगा। सो वॉल के ऊपर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और इसके साथ ना स्वेट ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड और जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो ल्यूमिन होता है इसके अंदर ऑयल, केराटिन और हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। अगर तो ये ऑर्बिटल सेप्टम से आगे वाली तरफ पड़ा, ऑर्बिटल सेप्टम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्बिटल सेप्टम हमें नजर आ रहा है। अगर ये इससे आगे वाले एरिया को इन्वॉल्व कर ले तो इसको हम सुपरफिशियल डर्मोइड बोलते हैं और अगर ये इससे पीछे वाले एरिया को इन्वॉल्व कर ले तो इसको हम डीप डर्मोइड बोलते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल डर्मोइड की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों में नजर आता है। ये सुप्रोटेम्पोरल या फिर सुप्रोनेजल ऑर्बिटल मार्जिन को इन्वॉल्व कर सकता है। अब सुप्रोटेम्पोरल का क्या मतलब है? टेम्पोरल साइड बेसिकली कान वाली साइड होती है। सुप्रो टेम्पोरल का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ और कान वाली साइड पर। लेकिन ये सुप्रो नेजल भी यानी ऊपर वाली साइड और मीडियल स्पेक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ज़्यादातर ये सुप्रो टेम्पोरल एरिया को इन्वॉल्व करता है। ये एक फर्म राउंड स्मूथ पेनलेस सा मैस होता है जिसका डायमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर होता है और ये फ्रीली मूवेबल होता है स्किन के ऊपर। और इसका जो पोस्टीरियर जो इसका मार्जिन है वो ईजिली पाल्पेबल भी होता है। किसी भी ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं ना ये तो बाय स्किन से बाहर आकर ही ऐसे लटक गया है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ पीछे से आई बॉल को पुश करे तभी वो डिस्प्लेसमेंट करवाएगी ना। तो इसके अंदर कोई भी प्रोप्टोसिस या बॉडी डिफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि ये स्किन के थ्रू ही डायरेक्टली बाहर आ रहा होता है। तो ये स्लोली इनलार्ज होता है एज के साथ। सिटी स्कैन पे हम रूल आउट करवाते हैं जो इसकी डंबल एक्सपेंशन होती है ना थ्रू द सूचर, वो हमें अंडरलाइन ऑर्बिट के थ्रू नजर आ रही होती है। ट्रीटमेंट हम इसका सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डीप डर्मोइड। डीप डर्मोइड ये होगा कि ऑर्बिटल सेप्टम से ये पीछे ये डेवलप हो रहा होगा। ये अडल्ट्स के अंदर भी नज़र आ रहा होता है, ज़्यादातर अडल्ट्स में ही नज़र आ रहा होता है। और ये ना ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है क्योंकि ऑर्बिटल सेप्टम से पीछे प्रेजेंट है ना, तो ये आईबॉल पे प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस होगा। अब नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्सियल प्रोप्टोसिस होता है वो डायरेक्टली आईबॉल अगर सीधी बाहर आ रही है तो उसको हम एक्सियल प्रोप्टोसिस बोलते हैं। और अगर आईबॉल बाहर तो आ रही है लेकिन नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है या साइड पर डिस्प्लेस हो रही है तो हम उसको नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस बोलते हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट आता है कि ये किसी ना बोनी डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जबकि जो सुपरफिशियल था वो तो स्किन से ही बाहर आ रही थी, वो बोनी डिफेक्ट कोज नहीं करवा रही थी।
क्योंकि ये डीप प्रेजेंट होता है, ये बोनी डिफेक्ट भी करवा रही होती है। ये पाल्पेबल नहीं होता क्योंकि ये पीछे वाली साइड पर प्रेजेंट होता है। और सीटी स्कैन पे हमें एक हेट्रोजीनस सा वेल सर्कमस्क्राइब लेयर नजर आता है। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि ये जो डीप डर्मोइड है ये इनलार्ज हो जाए और अपने कंटेंट्स को सराउंडिंग टिश्यू में इन्वॉल्व कर दे, जिसकी वजह से ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन भी होती है। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल एक्सीजन होता है। नेक्स्ट आता है एक एपिडर्मोइड सिस्ट। अब एपिडर्मोइड सिस्ट और जो डर्मोइड सिस्ट है इसके दरम्यान हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं कि ये एपिडर्मस से तो लाइन होती है और इसके अंदर केराटिन भी होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, यानी डर्मल अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट होती। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसका भी ट्रीटमेंट हमारे पास सर्जिकल एक्सीजन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है रेब्डोमायोसार्कोमा। ये प्राइमरी ऑर्बिटल मैलिग्नेंसी होती है चिल्ड्रन के अंदर। ये ज़्यादातर फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में हो रही होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि रेब्डोमायोसार्कोमा का मतलब है कि ये स्ट्राइटेड मसल का सार्कोमा है, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सो स्ट्राइटेड मसल हमें पता है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी करवा रहे होते हैं, और स्ट्राइटेड मसल हमें पता है कि मीजनकाइमल सेल से डेवलप होते हैं। सो ये अनडिफरेंशिएट जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं वहाँ से अराइज करता है, जो कि स्ट्राइटेड मसल बना रहे होते हैं। इसकी हिस्टोलॉजी पे बात करें तो 3 टाइप्स होती हैं। एक इसकी एम्ब्रियोनल टाइप होती है, एक इसकी एल्वियोलर टाइप होती है। एल्वियोलर टाइप बेसिकली हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो एल्वियोलर टिश्यू होता है ना लंग्स में, उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। और एक इसकी टाइप होती है प्लियोमॉर्फिक टाइप। प्लियोमॉर्फिक टाइप में ना प्लियोमॉर्फिक से सेल होते हैं, यानी साइज उनका छोटा बड़ा साइज़ होता है। तो प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा इसकी एक हिस्टोलॉजिकल टाइप है। पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आता है? पेशेंट कहता है कि अचानक से उसको रैपिडली प्रोग्रेसिंग यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस हो रहा है। उसके अलावा ऑर्बिटल ऑर्बिट के अराउंड सारी इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है। तो अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के साथ भी मिमिक करता है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस पढ़ा था ना, ये कंडीशन इसके साथ मिलती जुलती होती है। उसके अलावा ये ज़्यादातर ना सुप्रोनेजल क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करता है। सुप्रोनेजल क्वाड्रेंट को ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये ऑर्बिट के किसी भी पोर्शन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसके अलावा इसमें स्किन की भी रेडनेस और स्वेलिंग होगी और पेन इसके अंदर लेस कॉमन होता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करवाएंगे? ऑर्बिटल इमेजिंग करवाएंगे। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें इरेगुलर सा मैस नजर आएगा, जो कि वेल डिफाइंड मैस होगा। उसके अलावा सिटी स्कैन एमआरआई पे इरेगुलर सा मैस नजर आएगा, जिसके डिफाइंड से मार्जिन होंगे। उसके अलावा बोनी एरोजन्स भी हमें नजर आएंगी। बायोप्सी की बात करें तो इससे हम डायग्नोस को कंफर्म करते हैं, डायग्नोसिस को। अब यहाँ पर देखो तो सीटी स्कैन शो हुआ हुआ है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो आईबॉल है वो इंटैक्ट है। एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स के अंदर सार्कोमा डेवलप हुआ, जिसने ये सारे आईबॉल को सराउंड कर लिया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम सर्जिकली एक्सीजन कर सकते हैं। उसके अलावा कंबाइंड रेडियो एंड कीमोथेरेपी देते हैं एडवांस ट्यूमर में। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। अब ऑप्टिक नर्व हमें पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अराउंड एक स्पोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एस्ट्रोसाइट बोलते हैं। अब ये न्यूरॉन्स में ना स्पोर्ट और मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी बना रहे होते हैं और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में भी इनका रोल होता है। अब इनके अंदर अगर कोई ट्यूमर अराइज कर दे जो कि स्लोली ग्रोइंग हो, तो हम इसको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। अब ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है सीटी स्कैन पर। यहाँ पर देखो तो ये जा रही है, ये आईबॉल है, इसके पीछे ये ऑप्टिक नर्व जा रही है जो कि ऑप्टिक क्याज़म बना रही है। अब यहाँ पर देखो तो ये बायलैटरली ऑप्टिक नर्व की यहाँ पर ये ग्लायोमा डेवलप हुआ है। अब इसके एसोसिएशन वो करते हैं न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 के साथ। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में बेसिकली जो NF1 जीन होती है ना, न्यूरोफिब्रिन 1 जीन, वो उसके अंदर म्यूटेशन होती है जो कि क्रोमोसोम 17 पे प्रेजेंट होती है। सो ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा इसके साथ एसोसिएटेड होता है। अब पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ होता है? अब चूँकि इसमें ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हुई है ना, तो स्लोली प्रोग्रेसिव विजन लॉस होगा, जिसमें पेनलेस, और ये पेनलेस कंडीशन होगी, और एक्सियल प्रोप्टोसिस यूनिलैटरल साइड पर प्रेजेंट होगा। एक्सियल प्रोप्टोसिस क्यों होगा? क्योंकि ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली पीछे से आईबॉल को आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगी। सो एक्सियल प्रोप्टोसिस इसमें प्रेजेंट होगा। डिक्रीज विजन होगी और रिलेटिव एफरेंट पिपुलर डिफेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व खराब हो रही है। उसके बाद फंडस एग्जामिनेशन पे हमें डिस्क की स्वेलिंग और ऑप्टिक एट्रोफी नजर आएगी। ऑप्टिक एट्रोफी क्यों होगी? क्योंकि ग्लायोमा ने सराउंड किया हुआ, तो जो ब्लड सप्लाई है वो उसकी ऑप्टिक नर्व की जो ब्लड सप्लाई है वो खराब हो जाएगी और अल्टीमेटली ऑप्टिक एट्रोफी शुरू हो जाएगी। अब इस ऑप्टिक एट्रोफी के रिजल्ट में ना कुछ शंट मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। अब ये शंट वेसल बेसिकली डेवलप होती हैं बिटवीन जो कोरियो कैपिलरीज होती है ना कोरोइड की, उसकी और रेटिना के दरमियान ये शंट वेसल डेवलप हो जाती हैं। सो ऑप्टोसिलरी शंट वेसल हम इनको बोलते हैं। उसके अलावा इसकी इंट्राक्रेनियल स्प्रेड भी होता है। ये पीछे से आ जाए इनटू द क्रेनियल कैविटी, तो यहाँ से ये स्प्रेड करके कहाँ पे आएगा? ये वाला पोर्शन ऑप्टिक क्याज़म का यहाँ पर आ सकता है। उसके पीछे यहाँ पे पता है कि हमें हाइपोथैलेमस पड़ा होता है, तो उसको भी ये इन्वॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम सीटी स्कैन करते हैं। इस पर हमें ना फ्यूजी फॉर्म, यानी कुछ इस तरह सी इन्लार्जमेंट नज़र आ रही होती है ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे देखो ना फ्यूजी फॉर्म सी इन्लार्जमेंट है ऑप्टिक नर्व की, जिसके क्लियर कट से मार्जिन है, और इसमें जो ड्यूरल शीट है वो भी इंटैक्ट प्रेजेंट है।
एमआरआई पे हमें क्या नज़र आएगा कि जो ट्यूमर है उसकी कोई इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन तो नहीं डेवलप होगी, क्योंकि एमआरआई हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए परफॉर्म करवाते हैं ना, तो एमआरआई परफॉर्म करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें फ्यूजिफॉर्म से इलाजमेंट नज़र आएगी ऑप्टिक नर्व की। ट्रीटमेंट हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन ही रखते हैं कि ट्यूमर अगर ऑर्बिट तक ही कन्फाइन है, यानी इंट्राक्रेनियल स्प्रेड नहीं हुआ, तो हम ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं, और पेशेंट का विजन भी नॉर्मल है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं। सर्जिकली हम तब एक्सरसाइज करते हैं जब ट्यूमर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए और प्रोप्टोसिस बहुत ज़्यादा हो गया और विजन भी पुअर हो गया हो। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी तब करते हैं जब विजन ट्यूमर जो है वो लार्ज हो, ऑप्टिक क्याज़म भी इन्वॉल्व हो गया हो। उसके अलावा रेडियोथेरेपी भी करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारे पास मेनिंजियोमा। अब मेनिंजियोमा हमें पता है कि क्या होता है कि जो मेनिंजेस होती हैं उनके अंदर डेवलप होता है। सो बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि मेनिंजियोथीलियल सेल्स ऑफ एरेक्नोइड विलाई में डेवलप होता है। एरेक्नोइड विलाई बेसिकली जो सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं ना, ये एक्सटेंशन होती हैं एरेक्नोइड मैटर की। सो इसके अंदर ये डेवलप होता है। मिडल एजिड वुमन में ज़्यादातर देखा जाता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी टाइप है वो बेसिकली पर्टिकुलरली मेसोथीलियल सेल्स को मेनिंजियोथीलियल सेल्स को इन्वॉल्व कर रही होती है, जबकि जो सेकेंडरी होती है वो किसी दूसरी जगह से मेटास्टेसिस के थ्रू आ रहा होता है। उसके बाद वो बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आता है। क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर रही है तो ग्रेजुअल पेनलेस विजन इम्पेयरमेंट आएंगे, उसके अलावा डिक्रीज विजन और रिलेटिव एफरेंट पेपिलर डिफेक्ट आएगा। ऐसी बात है ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है उसकी वजह से। फिर अब आई मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, आई मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। उसके अलावा प्रोप्टोसिस होगा, जाहिर सी बात है पीछे से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो प्रोप्टोसिस होगा। उसके अलावा फंडस एग्जामिनेशन पे हमें डिस्क की स्वेलिंग नजर आएगी, वही ऑप्टोसिलरी कोलेट्रल वेसल्स और ऑप्टिक एट्रोफी। अब ये सारे चेंजेस हमें पता है कि क्यों आते हैं, क्योंकि ट्यूमर्स की वजह से जो रेटिनल वेसल्स हैं वो ख़राब होती हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वगैरह, तो उसकी वजह से एट्रोफी शुरू हो जाती है। उसके अलावा सीटी स्कैन पे हमें मार्क ओपेसिफिकेशन ऑप्टिक नर्व की नज़र आती है विद कैरेक्टरिस्टिक ट्रैम ट्रैकिंग एनहेंसमेंट ऑफ द शीट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सिनेरियो के अंदर भी मेंशन हो सकता है। ट्रैम ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि दो ऐसे पैरेलल लाइंस हैं जिनकी थिकनिंग हुई है, थिकनिंग एंड कैल्सिफिकेशन हुई है, यानी दो ऐसे पैरेलल लाइन है जिनकी थिकनिंग एंड कैल्सिफिकेशन हुई है, तो उसको हम कहेंगे कि सीटी स्कैन पर ये पर्टिकुलर अपेयरेंस है। जबकि हमने इधर अपेयरेंस देखी थी फ्यूजी फॉर्म सी थी, तो ये वाली अपेयरेंस फ्यूजी फॉर्म है। जबकि अगर ऐसे करके आगे आई बॉल पड़ा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल आई बॉल है, तो ऐसे स्ट्रेट आ रही है ऑप्टिक नर्व जो कि नॉर्मली आ रही होती है। और अगर इस ऑप्टिक नर्व की ऐसे थिकनिंग हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना ऑप्टिक नर्व के अराउंड मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, तो उनके अंदर ये ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो स्ट्रेट पैरेलल ये वाला ट्यूमर हमें सीटी स्कैन पर ऐसे नजर आएगा। एमआरआई पे भी ट्यूबुलर इन्लार्जमेंट यानी ट्यूब लाइक यानी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन इन्लार्जमेंट नजर आएगी ऑप्टिक नर्व की। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट अगर विजुअल एक्यूटी गुड है तो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और अगर विजुअल एक्यूटी ब्लाइंड या फिर अगर ब्लाइंड आई का खतरा है या फिर इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन या प्रोप्टोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें सर्जिकली एक्ससीजन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इसकी डिटेल से बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।